Hey, hello aspirants, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. As you know, the new agriculture rules are hot topics for 66 BPSC men's examination and you have already learned it, but here is a consolidation from various sources like Rajya Sabha TV, The Hindu, Indian Express. You can take it as a revision. There is nothing to learn new, but it's taken from various sources which is going to put a multi-dimensional in your answer writing. So let's start. Firstly, let's play the slide slow in PowerPoint. ठीक है, द न्यू एग्रीकल्चर रूल्स जो भी कंट्रोवर्सीज हैं और उनका समाधान है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में सरकार द्वारा पारित किए गए 3 एग्रीकल्चर कानूनों के जो है प्रासंगिकता पे चर्चा करें तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि ये जो 3 रूल्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्यों लाए गए। ठीक है, देखिए सबसे पहले एज यू नो कि एपीएमसी एक्ट लाया गया था, मॉडल एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट था 2003 में, जिसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट। ठीक है, इसमें जो है कि कृषि विपणन समितियां इसमें काम करती थी और इनका लक्ष्य जो है किसानों को बाजार की अनिश्चितता से बचाना था, एज यू नो अबाउट दिस। ठीक है, इसके बाद इसके साथ साथ इसका लक्ष्य ये था कि कृषि बाजार में व्यवस्था लाया जाए तथा बिचौलियों के द्वारा किसानों का शोषण होने से बचाना था। ऑब्वियस ये जो इसका लक्ष्य प्रीवियसली टारगेट किया गया था, इसको अचीव करने में यह कहीं ना कहीं असफल रहा होगा और 1990 के जो एलपीजी का रिफॉर्म आया था उसमें जो है एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं छूट गया। ठीक है, मार्केटिंग से, तो इसीलिए जो है सरकार का ये इनिशिएटिव है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सुधार किया जाए। अब देखिए एपीएमसी में बदलाव क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे सरकार का क्या तर्क था। देखिए मंडियां जो है मोनोपोली करने लगी थी, मींस टू से दैट कि मंडी में व्यवस्था नहीं था, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं ना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं थे। वहाँ पे क्या होता था कि किसान जो है, मान लीजिए कि जो भी पेरिशेबल उनका प्रोडक्ट है, जैसे टोमेटो है, एक दो दिन में सड़ने लगता है, तो अगर मंडी में लेके किसान जा रहा है बैलगाड़ी पे या ट्रैक्टर पे, ट्रॉली पे, किसी भी चीज पे, और लंबी लाइन लगी हुई है, पता चले 3 दिन बाद उसका नंबर आएगा, तो ऐसा उसमें होता ये था कि जो ये कमीशन एजेंट थे वो बाहर घूमते थे गिद्ध के जैसे, और वो किसानों से बाहर क्या होता था कि वो कुछ कम मूल्य पे जो है, एमएसपी से कम मूल्य पे, काफ़ी कम मूल्य पे जो है उससे एग्रीमेंट कर लेते थे और उसका वो सामान खरीद के और मंडी में ले जाके वहीं एमएसपी पे बेच देते थे। ठीक है, तो एक तरीके से ये मंडी मोनोपोली भी होती थी और कमीशन एजेंटों के बीच में जो है किसान जो है पिस के रह जाता था। ठीक है, और एमएसपी जो है बाद के समय में अपनी उपयोगिता जो है सिद्ध नहीं कर सका। शुरुआत में जो है किसानों को कुछ तो लाभ पहुंचा, लेकिन 90 के दशक में बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी जो है 1/4 के हिसाब से रही, 25% ही बढ़ोतरी रही इसमें, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए थे उसमें। ठीक है, इसमें देखा गया है कि 2000 जो केस स्टडी करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा इस रिफॉर्म को लाने से पहले, कि 2006 के बाद मंडियों के जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, जिससे किसानों को दिक्कतों का सामना जो है हमेशा करना पड़ रहा था। ठीक है, बहुत सारी केस स्टडी दिया गया है। देखिए इसमें और बताया गया है कि किसानों के पास मंडियों में बिचौलियों का सहारा था, किसानों पर बिचौलिए जो थे, वो मीडिएटर्स जो भी थे, जो मैंने पहले डिस्कस किया, काफ़ी हावी हो गए थे। इसके साथ साथ मंडियां जो है किसानों से टैक्स लेती थी और जो है किसान जो है अपने खेत से मंडी तक परिवहन की व्यवस्था करना पड़ता था उसे, तो जो उसका इनपुट कॉस्ट था किसी भी फसल के प्रोडक्शन में, वो यहाँ पे जो है वह बढ़ जाता था। ठीक है, और खेतों से स्टोर तक जो है बिचौलिए ही मेन विलेन का काम कर रहे थे, बिचौलिए हमेशा शामिल रहते थे। तथा इसके साथ साथ पाया गया कि समय के साथ एमएसपी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, एपीएमसी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कई प्रकार के उपकर लगे, जैसे ग्रामीण विकास निधि, कृषि कल्याण उपकर आदि। तो इससे आप देख रहे होगे ना, सीधे सीधे आपको पता चल रहा होगा कि किसानों के ऊपर जो है बोझ आए दिन बढ़ते जा रहा है।
ठीक है, जब बढ़ते जा रहा है तो इससे होगा क्या कि खेत और थाली के बीच का जो अंतर होगा ना मूल्यों का, वह काफी बढ़ जाएगा। जहां खेतों में टमाटर मान लीजिए 4 रुपए केजी बेच रहा है किसान, वहीं मंडी में जाके और वहां से मार्केट में आके वहीं जो टोमेटो है वो 50 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि ये 50 और 4 के बीच जो 46 रुपीज का अंतर है वह कहाँ जा रहा है। इसके साथ साथ शुल्क तो ज़्यादा वसूलने जाने लगा। इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा में तो ये 6 से 8% तक बढ़ गया था। इसमें आढ़तियों का कमीशन भी था। एक लिहाज से सरकार ने ये पाया कि इन सारी बिचौलियों का सहारा, जो बिचौलिए थे उनका सहारा, प्लस मंडी से परिवहन की व्यवस्था और ग्रामीण निधि, कृषि उपकल्याण कर के जैसे कर लगने लगे, जिससे जो है किसानों पे बोझ बढ़ गया और खेत और थाली के बीच अंतर बढ़ने लगा। एक तो किसान को कम मूल्य मिल रहा है और आम जनता को उचित दाम पे जो है खाना नहीं मिल रहा है। काफी पैसा एक्सपेंस करने के बाद उसको खाना मिल रहा है। निष्कर्षतः जो है भारी भरकम शुल्क, एपीएमसी एक्ट और इससे जुड़े नियम कृषि उपयोग के कारोबार और प्रतिस्पर्धा को सीमित करते हैं, ऑब्वियस। ठीक है, इसके साथ साथ मंडियां जो है सरप्लस खरीद में नाकाफी रही और इसमें जो है आधुनिकीकरण का भी अभाव रहा। तो इसी सब के चलते गवर्नमेंट ने जो है ये 3 एग्रीकल्चर रूल्स लाए। पहला कौन है? कृषि उपज, माफ कीजिएगा, पहला जो है आपका कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा था कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर विधेयक 2020। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। एक एक करके पढ़ते हैं कि इसमें सरकार ने क्या दिया है, इसमें सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं और इसके विपक्ष में जो है विपक्षी पार्टियां जो भी और इन कानूनों के आलोचक हैं वो क्या कह रहे हैं। जो पहला हमारा कानून है वह है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020। इसमें क्या था कि इसके द्वारा जो है मंडी के बाहर भी कोई भी किसान खरीद बेच जो है कर सकता है, संभव है। ठीक है, सरकार ने इसे स्वतंत्र कर दिया, फ्री कर दिया। इसके साथ साथ उपज का अवरोध मुक्त इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, मतलब राज्य के भीतर भी और 2 राज्यों के बीच व्यापार किया जा सकता है। इसमें विपणन और परिवहन लागत जो है कम होंगे। पहले क्या था कि किसान जो है जिस राज्य में है उसी राज्य के मंडी में अपना फसल जो है बेच सकता है, लेकिन अब इसे इंट्रा स्टेट भी कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए सुविधाजनक ढांचा भी इसमें विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये इस मतलब जो मुख्य मुद्दे हैं सरकार के द्वारा जो मुख्य सुधार लाया गया है इस कानून के तहत, ये इसमें शामिल है। अब देखिए इसमें विरोध का क्या तर्क है। ठीक है, विरोधी जो है क्या तर्क दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हम किसानों को फ्री छोड़ दिए तो राज्य को जो टैक्स मिलता था और वो टैक्स तो एक तरीके से राज्य को नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा? राजस्व हानि होगी गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ जब मंडी में शुल्क ही जमा नहीं करेंगे, अर्थात मंडी में कोई जाके बेचेगा ही नहीं, तो अंततोगत्वा तो मंडी खत्म ही हो जाएगी ना। तो मंडी को रखने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। और कमीशन एजेंट्स को क्या? कमीशन एजेंट्स का क्या? चूंकि ये भी कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे थे, इनका भी व्यापार इससे रिलेटेड था, तो इनका रोजी रोटी इससे रिलेटेड था, तो इनका क्या होगा? इसके बारे में विरोधी जो है इसके अगेंस्ट में तर्क दे रहे हैं। और 2 बाजार का कॉन्सेप्ट, एक तरफ गवर्नमेंट का है और एक तरफ प्राइवेट बाजार है, तो 2 बाजार का कॉन्सेप्ट जो है हमारे देश में अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है और इसमें BSNL का एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया जा सकता है। जब सरकार ने जो है निजी कंपनियों को भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में आने की छूट दे दी, तो क्या हुआ आपको पता है? आज BSNL कहां है और निजी कंपनियां कहां हैं। इस डर से जो है 2 बाजार के कंसेप्ट को लाने के लिए जो है सरकार की खिंचाई हो रही है, सरकार की आलोचना हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ विरोधियों का यह भी तर्क है, जो विरोधी तर्क कर रहे हैं कि मंडी में जो समस्याएं हैं उनका ही सुधार क्यों नहीं किया जाए, कि हम क्यों हमेशा जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन ला रहे हैं उसकी जगह पे जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें सुधार की आवश्यकता है, न कि किसी नए अलग से कानून की आवश्यकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि जो पर्याप्त संख्या में मंडियां
बनी हैं उन जो 5 किलोमीटर के रेडियस में आज भारत में मुश्किल से 7,000 मंडियां हैं, जबकि जरूरत कितने की है? 42,000 मंडियों की। तो सरकार अधिक मंडियां क्यों नहीं बना रही है? ठीक है, तो इससे जो है जो इसके विरोध में, सरकार के विरोध में इसलिए तर्क दिया जा रहा है कि सरकार एक तरीके से अपने जिम्मेदारियों से जो है बचना चाह रही है। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्राइवेट समानांतर जो है मजबूत बाजार एपीएमसी को जो है खत्म कर देगा। ठीक है, जैसे बीएसएनएल का हमने केस स्टडी लिखा। देखिए आपने बहुत सारे जगहों से इसे पढ़ा होगा, लेकिन केस स्टडी डालना, उदाहरण डालना जो है आप डायनेमिज्म का प्रतीक है, डायनेमिज्म लाता है, डायनेमिक इसको मल्टी डायमेंशनल बनाता है आपके आंसर राइटिंग को, और एक कंपल्सिव अप्रोच लगाता है कि जो भी आंसर एग्जामिनर है आपके मार्क्स जो है अच्छे तरीके से दे दें, मार्क्स ज़्यादा गेन करने की संभावना बढ़ जाती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हमने एक कानून पढ़ लिया। अब दूसरा कानून पढ़ते हैं, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण। इसमें कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर विधेयक 2020 के बारे में चर्चा करी गई है। इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि इसमें कहा गया है कि इसमें जो है पूर्व सहमत मूल्य पर, अर्थात मान लीजिए कि हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन से पहले एक एग्रीमेंट होगा, उसमें उस प्रोडक्ट का मूल्य जो है डिसाइड हो जाएगा। उस पे जो है फॉर्म प्रोसेसर या थोक व्यापारी या निर्यातक या बड़े खुदरा विक्रेता से जो है किसान जो है अनुबंध कर सकेंगे। ठीक है, इसमें जो है सीमांत और छोटे किसान जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन भी है, वो भी अनुबंध और एकत्रीकरण के माध्यम से लाभ ले सकेंगे। मान लीजिए कि 5 किसान हैं जिनके पास कम हेक्टेयर, कुछ हेक्टेयर जमीन है, तो एक तरीके से सहकारिता का यहाँ पे कॉन्सेप्ट विकसित करने की सरकार ने कोशिश करी है कि पांचों लोग सहकारी फॉर्म बना लेंगे और एक साथ जो है किसी बड़े निर्यातक से या खुदरा विक्रेता से या थोक व्यापारी से या फार्म प्रोसेसर से जो है एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अब इससे लाभ क्या होगा? कह रही है सरकार की बाजार अनिश्चितता जो है इससे खत्म होगी कि मान लीजिए प्रोडक्शन हो गया और बाजार में डिमांड ही नहीं है या किसी तरीके से लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि लोग खरीद सकें। ठीक है, तो इससे जो है बाजार अनिश्चितता का जो प्रभाव पड़ेगा किसानों के ऊपर, उससे बचा जा सकता है। और किसानों के प्रयोजक स्तर पर जो किसान हैं, इनसे जो है जो प्रयोजक हैं जिनके साथ अनुबंध किया जा रहा है, ये बाजार की अनिश्चितता जो है उन पे जो है ट्रांसफर हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अब मान लीजिए कि अब किसानों को इनकम हो रहा है, तो अपने प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया से इन्हेंस करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, जब उनके पास इनकम सॉलिड होगा तो तकनीकी बेहतर इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब तकनीकी का बेहतर इनपुट करेंगे, विपणन कॉस्ट कम होगा और किसानों को बढ़िया मूल्य की प्राप्ति इससे होने की संभावना है। ठीक है, और किसान जो है सीधे अपना मूल्य बेचेंगे। ठीक है, जिससे जो है इनके बिचौलिए खत्म हो जाएंगे और इनको अपने प्रोडक्ट का पूरा मूल्य जो है मिलेगा, प्राइस मिलेगा। निवारण समय सीमा के साथ प्रभावी विवाद समाधान तंत्र भी इसमें शामिल किया गया है कि मान लीजिए कोई एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई इश्यू हो जाता है तो उससे जो है कैसे निपटा जाएगा। अब देखिए इसके विरोध में क्या तर्क दिया जा रहा है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग व्यवस्था में किसान जो है एक कमजोर कड़ी हैं, खिलाड़ी हैं, ऐसा विरोधियों का तर्क है। कैसे? देखिए सबसे पहले कि जो बड़े जायंट हैं प्राइवेट सेक्टर के, वे छोटे किसानों से भिड़ना या उनसे एग्रीमेंट करना पसंद नहीं करेंगे। ऑब्वियस कोई नहीं पसंद करेगा। ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और बिजनेस जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होता है, तो छोटे किसानों से कोई एग्रीमेंट करना नहीं चाहेगा। ठीक है, विवाद कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ इसमें बताया गया इस कानून में कि 30 दिनों के अंदर किसान बताएं, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी में न्याय के लिए जाएं, और ऐसा नहीं हुआ तो 30 दिन के अंदर जो है ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो, जहां हर जगह जो है एसडीएम जो अधिकारी होते हैं वो मौजूद होंगे। इससे क्या होगा, जब ये सारे प्रोसेस हैं, इससे क्या होगा, प्रशासन जो है लाल फीताशाही के अभी भी चंगुल में फंसा हुआ है। ठीक है, प्रशासन पे कार्य बोझ भी बहुत अधिक रहता है, तो एक नया कार्य बोझ दे के जो है प्रशासन पे हम कार्य बोझ ही बढ़ा रहे हैं। और किसान जो है अगर इन सब कानूनी पचड़ों के चक्कर
चक्कर में पड़ेगा तो अपना जो है अपने खेत के बारे में, अपने फसल के बारे में कैसे चिंता करेगा। ठीक है, इसके धारा 19 में जो है किसानों को सिविल कोड के अधिकार से भी वंचित किया गया है। इसको लेकर सरकार की निंदा हो रही है, इस कानून की निंदा हो रही है। इस प्रक्रिया में कोई पढ़ना नहीं चाहेगा क्योंकि अगली फसल की चिंता है, वह तहसील जाने से भी घबराते हैं। अशिक्षा जो है व्याप्त है किसानों में अभी भी। अब बहुत सारे किसान जो है अशिक्षित होते हैं। क्या एग्रीमेंट्स का टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या जो है लीगल प्रोसीजर है, ये सब के बारे में कानूनी पचड़े में कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। ठीक है, और मजबूत समानांतर बाजार से मंडियां खत्म हो जाएंगी। इससे एपीएमसी का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा क्योंकि मंडियां ही एपीएमसी एमएसपी तय करती हैं। औने पौने दाम पर किसान खेत का अनाज बेचने पर मजबूर हो जाएगा और सरकार एक तरीके से जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि यहाँ पे एक बिहार का जो है केस स्टडी दिया गया है कि वर्ष 2020 में जो है ना, देखिए बिहार में डीरेगुलराइज्ड कर दिया गया है अनाजों के खरीद बिक्री को। देखिए बिहार में गेहूं के कुल उत्पादन का 1% ही गवर्नमेंट खरीदी थी 2020 में। ठीक है, क्योंकि बिहार में एपीएमसी जो है 2006 से ही खत्म हो गया है। सबसे कम कृषि आय वाले राज्यों में जो है बिहार ही है अभी तक, जबकि 85% जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। 14 वर्ष बाद भी निवेश नहीं, मजदूरों का पलायन और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बिहार की स्थिति है। तो जो विरोधी हैं वो तर्क दे रहे हैं बिहार का कि देखिए बिहार में जो है एपीएमसी 2006 में ही खत्म हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट जो है खरीदती नहीं है। 2020 का उदाहरण उन्होंने दिया कि जो टोटल गेहूं खरीद था उसका 1% ही गवर्नमेंट खरीद पाई है। ठीक है, और अभी भी इतने साल हो गए, 1 दशक से ज्यादा हो गया, और जो है कम कृषि आय वाले राज्यों में बिहार अभी भी शामिल है, जबकि 85% जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है 2 एग्रीकल्चर कानून के बारे में पढ़ लिए। अब हम तीसरा पढ़ेंगे आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 में 20 के बारे में। ठीक है, इसमें जो है पहले जो था कि ये रेगुलराइज था, कोई जो है जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें 1955 का ये एक्ट था। इसके अंतर्गत जो है कोई भी व्यक्ति जो है जो आवश्यक वस्तु हैं उनका एक सीमा से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकेगा। लेकिन अब जो है असाधारण परिस्थितियों को छोड़ के जो है आवश्यक वस्तुओं की स्टॉक होल्डिंग सीमा लागू नहीं कर रही है सरकार इस कानून के अंतर्गत। ठीक है, सरकार का क्या तर्क है कि देखिए व्यवसाय के संचालन में अधिक विनियामक हस्तक्षेप जो है ना सही नहीं होता है। ठीक है, खेत के बुनियादी ढांचों के लिए निवेश, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को भी आधुनिक बनाया जा सकता है इसमें, और मूल्य स्थिरता लाकर किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मदद करना इसका लक्ष्य है। लेकिन इसके विरोध में क्या तर्क दिया जा रहा है कि भैया बताओ कि कौन से ऐसे किसान हैं जिनके पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, कितने % किसान हैं जिनके पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है बहुत दिनों तक स्टोर कर सकें। ठीक है, और असाधारण परिस्थितियों में ना मूल्य सीमा अधिक ट्रिगर होने की संभावना ही नहीं होती है। इसमें जो है बड़ी कंपनियों को स्टॉक कमोडिटीज की स्वतंत्रता होगी तो बड़ी कंपनियां ही इससे लाभ उठा पाएंगी। छोटे किसान जो हैं या छोटे सहकारिता वाले किसान जो हैं इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। हाल ही में प्याज पर निर्यात प्रतिबंध जो है इसका उदाहरण है। देखिए उपज जमा करने के लिए निजी निवेश कर छूट है। सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है, सरकार कैसे पता लगाएगी। ठीक है, और इंस्पेक्शन कंपनी तो कोई रहेगी है नहीं सरकार के पास। तो जमाखोरी और कालाबाजारी को कानूनी मान्यता एक तरीके से सरकार दे रही है, विरोधियों का ये तर्क है। ठीक है, और विधेयक में सरकार सिर्फ युद्ध या महामारी या विशेष परिस्थिति में रेगुलेट करेगी। सिर्फ 2 कैटेगरी 50% हॉर्टिकल्चर और 100% नॉन पेरिशेबल जो है प्रोडक्ट हैं उसके बारे में सरकार का कहना है कि किसानों को फायदा होगा, सही दाम पर उपज भी देंगे। लेकिन मूल सवाल है कि देश में कितने प्रतिशत जो है किसानों के पास भंडारण की सुविधा है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो ये हमने बहुत ही डिटेल तरीके से जो तीनों कानून हैं, तीनों रूल्स लाए गए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कहीं ना कहीं उसके बारे में हमने अच्छे तरीके से रिवाइज किया, जाना कि क्या उसके आउटकम्स होने वाले हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। अब निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम आंसर राइटिंग में, तो देखिए
सरकार ऑलरेडी 2022 तक जो है किसानों की आय दोगुना करने का वादा कर चुकी है। यह देश के 14 करोड़ कृषि परिवारों का सवाल है और शांता कुमार समिति ने कहा था कि 6% किसान ही एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं, जबकि 94% बाजार और बिचौलियों पर निर्भर हैं। ठीक है, इससे जो है सबसे अधिक जो है असमानता जो है कृषि एग्रीकल्चर में ही आई है। तो किसानों को अभी क्या चाहिए सरकार को कि किसानों को एमएसपी जो है कृषि कानून है उसको दिया जाए, अभी ज़्यादा दिन तक एक्सटेंड किया जाए। ऑब्वियस जो है रिफॉर्म्स जो लाए जाने की कोशिश हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा सराहनीय है, लेकिन अभी किसानों का प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये शांता कुमार समिति का जो है हम रिकमेंडेशन और जो भी केस स्टडी है यहाँ पे डाल के इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो संवैधानिक प्रश्न भी है इससे जुड़ा हुआ है। देखिए कृषि समवर्ती विषय है। ठीक है, समवर्ती विषय में अब आप जो कानून बना के राज्यों पर थोपोगे तो एक तरीके से क्या होगा, यह फेडरलिज्म को अर्थात संघवाद को कमजोर करने की और हम जा रहे हैं। तो इन सब से सरकार को बचना चाहिए और चाहिए कि सरकार और जो भी विरोधी हैं, जो भी किसान नेता हैं, इनको आपस में बैठ के जो पॉइंट ऑफ डिस्कोर्स है उसको सॉर्ट आउट करें और जो है हम देश के प्रगति में आगे बढ़ें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज है। देखिए एससी के द्वारा जो है ना कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर फिलहाल जो है रोक लगा दिया गया है और अधिनियमों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी के अनुसार भारत को इष्टतम कृषि नीति की जरूरत है। मतलब ये कह रहे हैं कि सरकार को अभी इतना रेडिकल चेंज नहीं लाना चाहिए, जो इष्टतम कृषि नीति है इसकी जरूरत है। इवन जनसंख्या अनुमान के अनुसार जो है जनसंख्या अनुमान 2019 के अनुसार भारत 2027 तक सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा और सबको खाना प्रोवाइड करना जो है सरकार की आवश्यकता, सरकार की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कल्याणकारी राज्य है हमारा। तो 2030 तक शहरी क्षेत्रों में 600 मिलियन लोगों के रहने की संभावना है। तो इसके साथ साथ सुरक्षित भोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी। कृषि जोत का यहाँ पे जोत होगा, औसत आकार जो है 1.08 हेक्टेयर है देश में। देश का 42% कार्यबल लगा हुआ है। कम कृषि योग्य भूमि है, सीमित जल संसाधन है, गंभीर दबाव है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अशोक गुलाटी जी कि भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पर निवेश करना चाहिए। कम से कम जीडीपी का 1% जो है निवेश तो कम से कम करना ही चाहिए। अभी भारत